कल टेस्ट लिए थे, आज भी ले, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। डायरेक्ट चैप्टर पर आते हैं। वो आपका 4 चैप्टर खत्म हो चुका है। माइंडसेट रहना चाहिए कि आपका हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव की संख्या 18 पूछेगा, लघुतरीय 6 रहेगा, बनाना 3 है, दीर्घोत्तरीय 2 रहेगा, बनाना 1 है, 4 नंबर की। क्लियर नहीं? दिक्कत नहीं है इसमें, दिक्कत नहीं है। लघुतरीय क्वेश्चन कितना रहेगा? 6, बनाना है 3, दीर्घोत्तरीय 2, बनाना है 1, कितना नंबर के? 4 नंबर। ऑब्जेक्टिव 18, लगभग 18, लगभग कितना रहेगा या 20 मानिए। चलिए, आपका हिस्ट्री में हुआ चैप्टर नंबर 5 चलेगा। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका, आजीविका। चलिए एक बार सिलेबस गुनाद करते हैं। चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का वो पहला चैप्टर क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा क्या है? चीन में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर क्या था? भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका। छठा क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर क्या है? भूमंडलीकरण। भूमंडली क्या है? यही है भूमंडलीकरण। आठवां क्या है? प्रेस संस्कृति एवं सभ्यता। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं, जहां वो आपका 4 चैप्टर दरीन हो चुका है अच्छा तरह से। आज वह 5वां चैप्टर भी 4 से 5 दिन का क्लास है, दरीन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर चैप्टर है बउआ अर्थव्यवस्था और आजीविका। 5 से लेकर के 8 तक कुछ अलग ही चैप्टर है, अलग मोड़ देने वाला है। 4 तक जितना भी पढ़े, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े, क्रांति के बारे में पढ़े। किसके बारे में? क्रांति के बारे में पढ़े। पहला चैप्टर में पढ़े फ्रांस की क्रांति, इटली क्रांति, जर्मनी की क्रांति, ईरान क्रांति लगभग। दूसरा चैप्टर में रूस की क्रांति के बारे में पढ़े। तीसरा चैप्टर में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के बारे में। चौथा खुद अपना देश के बारे में पढ़े, भारत में राष्ट्रवाद। 5वां चैप्टर अलग ही है। क्रांति तो हो रहा है, लेकिन बउआ अर्थव्यवस्था को लेकर हो रहा है, इकोनॉमी को लेकर हो रहा है, जिससे एक अर्थ, जिससे एक देश, जिससे एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डेवलपमेंट यानी विकास की गति को मापा जाता है। वो आधार क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कोई भी देश अगर विकसित करता है तो बगैर वो अर्थव्यवस्था के द्वारा नहीं कर सकता है। तो अर्थव्यवस्था अगर बोलेंगे, जब भी बोलेंगे अर्थव्यवस्था, तो क्या होगा? इकोनॉमी वहां का आधार क्या है? देश किस पर टिका हुआ है? कहते इस देश का अर्थव्यवस्था खराब है, या सिंपल बोलते हैं घर की आर्थिक स्थिति खराब है। बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं? घर की आर्थिक स्थिति क्या है? खराब है। तब ये अर्थव्यवस्था यूज होगा कंट्री के लिए। किसके लिए यूज होगा? इस देश की अर्थव्यवस्था बदतर है, खराब है। यहाँ का सड़क खराब है, यहाँ का स्कूल कॉलेज खराब है, यहाँ पर अस्पतालें खराब है, यहाँ का शिक्षा खराब है, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, यहाँ का राजनीतिक पार्टियां खराब है, यहाँ का सरकारें खराब है, जिसके द्वारा हम उस देश को, देश की आधार यानी कि देश के विकास का आधार माप सकते हैं। उसी को ही क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, आजीविका यानी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? देश क्या है? इकोनॉमी, पैसा। यहाँ पर पैसा के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे,
आजीविका मतलब यहाँ पर भोजन हो जाएगा। आजीविका मतलब उसके द्वारा, जिसके द्वारा चल रहा है, जिसके द्वारा जीवन यापन चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? आजीविका। उसे क्या बोलेंगे? आजीविका। तो अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। तो यहाँ पर क्रांति पढ़ेंगे, लेकिन वो इंडस्ट्री की क्रांति पढ़ेंगे। किसकी क्रांति? इंडस्ट्री, यानी कल कारखाना फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे 5वां चैप्टर में। समझिए यहाँ पर इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन होगा। कोई पर्सनल व्यक्ति देश में क्रांति नहीं होगा, तो एक दूसरे देश को लिए नहीं लड़ेगा। यहाँ पर क्रांति होगा, लेकिन किसकी क्रांति? इंडस्ट्री का, फैक्ट्री के लिए क्रांति होगा। चलो समझते हैं, बुक देखिएगा। किसी भी राष्ट्रीय मतलब पुनः फिर से बोल रहे हैं, चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा, कोई भी वर्ड में दिक्कत हो पूछना है। आज हमें अच्छा लग रहा था, कोई प्रश्न मतलब कोई स्टूडेंट हमारे से पूछ रहा था, लेकिन एक सवाल नहीं बता पाए, क्योंकि अभी ट्रेनिंग में है, तो मतलब हम भी सीखेंगे। डायरेक्ट अभी पारंगत नहीं हुए हैं, अभी हम सीखने के लिए जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं? ट्रेनिंग का अर्थ होता है सीखना। क्या करना? तो पहला और सब बताएं। एक क्वेश्चन पूरा याद नहीं है। जल का आवर्तनांक, सॉरी, जल में प्रकाश की चाल याद नहीं है। 2 पॉइंट लगभग कुछ है, इला हमको याद नहीं था। इला सवाल पूछ दिया, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, बाकी सब बताएं। इला कम लगभग हमको याद था, 2 पॉइंट करके कुछ है। जल में पूछा, बाकी सब बताएं, लेकिन जल वाला नहीं बता पाए, सॉरी। चलिए, तो यहाँ चैप्टर है वो अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो पुनः बोल रहे हैं कि जो वर्ड में दिक्कत होगा वो पूछना है। चलिए, किसी भी राष्ट्रीय मतलब देश के स्तर पर अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो होता है, जो बेस होता है, जो पिलर होता है, यहाँ पर दिया हुआ कृषि होता है। क्या होता है? कृषि होता है, उद्योग होता है, जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है, जीवन यापन निर्भर करता है, भोजन निर्भर करता है। आधुनिक युग में, आज की आधुनिकता में कृषि की तुलना में उद्योगों का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। यानी कृषि एग्रीकल्चर से ज्यादा भी वो इंडस्ट्री का महत्व क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और देश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान भी समानुपातिक वृद्धि हुआ है। हालांकि कीजिए, समझिए, मेरे साथ चलेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, कौन शताब्दी के उत्तरार्ध? चलिए, वो यहाँ पर बोल रहा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। अब चलिए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोल रहा है तो समझ रहे हैं ना। यानी वो पहले 18वीं शताब्दी कब से कब तक बोलेंगे? 1700 से लेकर के 1799 तक। तो कौन सी शताब्दी बोलेंगे? 18वीं शताब्दी। अब हमें उत्तरार्ध बोल दिया। क्या बोल दिया? उत्तरार्ध। इसको 2 भागों में बांटेंगे, वो 1750 और दूसरा 1750। इसको पूर्व बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? उत्तरार्ध। उत्तरार्ध ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। अरे पूर्वार्ध मतलब पहले, उत्तरार्ध मतलब बाद। तो वो उत्तरार्ध में बोल रहा है, यानी 1850 के 1750 के बाद, 1750 के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध ब्रिटेन में। तो बताइए, ब्रिटेन कौन सा महादेश में? ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण का एक नया युग का सूत्रपात हुआ। यानी वो पहली बार ब्रिटेन में कृषि क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में? कहने का अर्थ हुआ जहां पर हाथ का प्रयोग हो रहा था, फावड़ा हल का प्रयोग हो रहा था, खुरपी का प्रयोग हो रहा था, वहां पर मशीनीकरण हुआ।
ट्रैक्टर आया, पावर टिलर आया, ये क्या हुआ? मशीनीकरण न हुआ। मतलब पहली बार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हाथ से काम करने वाले का स्थान मशीन ने ले लिया। कौन ले लिया? इसी को बोलेंगे मशीनीकरण। क्या बोलेंगे? मशीनीकरण। और जहां पर वो 10 आदमी काम कर रहा है तो वहां पर 5 आदमी काम कर रहा है। यानी पहली बार 18वीं शताब्दी को उत्तरार्ध यानी 1750 के बाद ब्रिटेन में इंडस्ट्री की स्थापना हुआ। कल कारखाना, फैक्ट्री क्या हुआ? स्थापना हुआ। चलिए पैराग्राफ चेंज देखिए। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों में वृद्धि। फिर से पुनः बोल रहे हैं, जो वर्ड में दिक्कत होगा, जहां जहां वर्ड पढ़े वहां पर देखना है। जो वर्ड में दिक्कत वर्ड में होगा वो पूछना है। कोई भी वर्ड रहे पूछने से हम और सीखेंगे, नहीं जान पाएंगे। अब वो जल का पूछा है, अब हमेशा के लिए हमको याद रहेगा कितना है, हम याद कर लेंगे। ये कंफर्म एक पूरा एग्जैक्ट हमको अच्छी नहीं आता, कल आओ पूछ दे कुछ। चलिए यहाँ पर देखिए, औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की वृद्धि मतलब बड़ा रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर, यानी मानव जहां पर मानव काम कर रहा था, हाथों के द्वारा कर रहा था, उसका स्थान मशीन ले लिया। कौन ले लिया है? मशीन। मशीनों के द्वारा होता है इसमें उत्पादन वृद्धि मतलब बड़े पैमाने, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और जिसकी खपत मतलब खर्चा के लिए एक बड़े बाजार की क्या होती है? आवश्यकता होता है। अब देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि वह बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री की स्थापना हुआ, कल कारखाना, फैक्ट्री आया। अब वह हाथ का स्थान मशीन ने ले लिया। कौन ले लिया? अब बताइए, जहां 1 मिनट में अगर एक वस्तु बनता होगा तो 1 मिनट वहां पर 5 वस्तु बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है 5। अतः बृहद पैमाने पर, एक बहुत बड़े पैमाने पर कोई भी वस्तु बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो बताइए एक छोटा बाजार चाहिए कि एक बड़ा बाजार चाहिए? बाजार चाहिए कि नहीं? तब ना वस्तु का सप्लाई होगा। बताइए, जब वस्तु का सप्लाई नहीं होगा तो बनेगा वस्तु? बनेगा? मांग होगा तब वह क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगा। मांग नहीं बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स का नियम है, जब वह मांग बढ़ेगा, मार्केट की अलग है, अगर मांग बढ़ रहा है तो वह उस प्रोडक्ट की वस्तु का मूल्य, प्राइस घटेगा कि बढ़ेगा? बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मांग जब बढ़ेगा तो उस प्रोडक्ट का प्राइस घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, सही बात। वह जब मांग बढ़ेगा तो प्राइस का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स का नियम है, इकोनॉमिक्स का नियम है। गैस मांग बढ़ रहा है ना, तो कोई भी वस्तु में जहां पर मांग बढ़ेगा तो वह प्राइस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन मांग घटेगा तो प्राइस मूल्य क्या हो जाएगा? ठंडा के दिन में देख लिए स्वेटर वाला कहानी, अखने जाइए स्वेटर लावे, सस्ता मिलेगा। ठंडा में जाइए पंखा लाने, सस्ता। अभी जाइए पंखा लाने, 1 रुपया कम नहीं हो तो जी, जितना खको उतनी के। इकोनॉमिक्स का नियम है, जब मांग बढ़ेगा तो वह प्राइस भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन इसमें अलग हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अलग है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वस्तुओं का मतलब बढ़ रहा है, तो इसके लिए एक बृहद पैमाने पर क्या होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ही बउआ वस्तु का क्या होगा? बिकेगा। मार्केट नहीं रहेगा तो बताइए वस्तु उत्पादन क्यों करेगा? मटेरियल बनेगा? नहीं बनेगा। तो मार्केट होना चाहिए। तो हुआ क्या, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इंडस्ट्री की स्थापना के बाद प्रोडक्ट का अधिक बड़े पैमाने पर हुआ, क्या हुआ? वस्तु का उत्पादन हुआ, और उत्पादन के साथ साथ धीरे धीरे बाजार का भी क्या होने लगा? स्थापना होने लगा। आगे समझिए, किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। नए नए मशीनों का
आविष्कार एवं तकनीक विकास पर ही औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम मतलब काम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साधारणतः औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। परिभाषा हुआ पहला क्वेश्चन, देखो पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, पीछे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होगा क्या कि उत्पादन में जो वस्तुओं का निर्माण होगा वहां पर मानव श्रम के द्वारा न हो करके मशीनों के द्वारा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण। उसे क्या बोलेंगे, मानव श्रम के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन न होकर वहां पर मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल। चलिए, इस प्रक्रिया के तहत ही ब्रिटेन में सर्वप्रथम घरेलू उत्पादन पद्धति के स्थान पर कारखाना पद्धति ने स्थान ले लिया, यानी हाथ से बनने वाला वस्तुओं बंद हो गया और उसका स्थान मशीन ले लिया। कौन ले लिया, चलिए मशीन। तो देख रहे कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब छोटे पैमाने का उद्योग, और यहाँ पर देख रहे कारखानों में फिगर में दिया हुआ है। तो कुटीर उद्योग मतलब छोटे पैमाने का उद्योग, कुटीर अर्थात मतलब जहां पर हाथ के द्वारा, किसके द्वारा वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, हाथ के द्वारा। वहां पर 1 घंटा में सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक वस्तु निर्माण हो रहा है, लेकिन मशीन में वही 1 घंटा में 5 बन रहा है। इसी को बोलेंगे औद्योगिकरण। चलिए इधर समझिए। अब सन 1750 ईस्वी में, देखिए 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश बन गया था। कौन सा प्रधान देश, कृषि प्रधान देश। देश की जनसंख्या 80% गांव में निवास करती थी। कहां निवास करती थी, अंडरलाइन भी करते चलना है। तब वो ब्रिटेन में 80% जनसंख्या किस पर निर्भर था, कृषि पर न हुआ। किस पर निर्भर रहता था, कृषि पर। और जो कहां रहते थे, गांव में। आगे, अपना और अपने आश्रितों मतलब निर्भर का भरण पोषण वह कृषि द्वारा ही करता था, यानी उसका जितना भी फैमिली होता था, घर का वह कृषि पर ही निर्भर रहता था। किस पर निर्भर रहता था, सूत उद्योग यानी हाथ से बनाया जाता था, ऊन उद्योग, कांच, लोहा और मिट्टी के बर्तन, ये सभी कुटीर उद्योग के अंतर्गत हाथ के द्वारा बनाया जाता था। गांव में कृषकों द्वारा किया जाता था। इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ से अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों से वस्तुओं का क्या करता था, समझ रहा है ना, कुछ समझ रहा है कि क्या था 1750 के पहले बुआ, वहां पर उत्पादन तो होता था लेकिन हाथों के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था, यानी 1750 के पहले वह मशीन नहीं आया था, यानी उत्पादन हो रहा था लेकिन हाथों के द्वारा हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था, हाथों के द्वारा। मशीन भी चलाना है तो हाथ के द्वारा। अब आगे देखिए, इन उद्योगों में प्रमुख कपड़ा उद्योग था। यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ ब्रिटेन में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जो प्रायः घरों में मानव चलित यंत्रों के द्वारा होता था, यानी हर घर में हुआ होता था मशीन। 17वीं-18वीं शताब्दी में शहरों में गिल्ड प्रथा प्रचलन हुआ। कौन सी प्रथा, गिल्ड प्रथा। कौन सी प्रथा, गिल्ड प्रथा। गिल्ड के से जुड़े उत्पाद निपुणता एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध था, मशीनों के द्वारा, इसी को बोलेंगे। उनका व्यापार पर एकाधिपत्य था, अतः बढ़ती हुई मांगों की वजह से व्यापारी गांवों की तरफ रुख करने लगे। उन्होंने गांव के किसानों एवं मजदूरों से काम लेना शुरू कर दिया। उन्हें प्रशिक्षण देकर वे अपने नियंत्रण में रखने लगे। उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती हुई मांगों ने गांव में भी रोजगार के अवसर प्रदान किया और कुटीर उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी और बच्चे भी भागीदारी निभाते थे। यानी वह जो कुटीर उद्योग होता था उसमें बूढ़ा बच्चा सभी महिलाएं भी काम करती थी।
ब्रिटेन के गांव में रंगाई का काम, जिससे कपड़ा को रंगाई करना है, छपाई का काम, किसी वस्तु को छापना है, ये काम होता था। इसके बाद उसका निर्यात अपने उपनिवेशों के बाजार में कर दिया जाता था। समझता है ना, आयात निर्यात है। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना। अगर भारत देश किसी वस्तु को भेज रहा है तो अब भारत के लिए निर्यात हो जाएगा, और जिस देश में जा रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, आयात। क्या हो जाएगा, आयात। चलिए ठीक है। इस तरह औद्योगिकरण, जिसमें उत्पादन का मशीनीकरण हुआ, के पहले भी औद्योगिक विकास का दौर जारी था, जिसमें घरों में मानव श्रम से कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जाता था और कुटीर उद्योग विकासोन्मुख था। यह दौर आदि औद्योगिकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आदि औद्योगिकरण यानी कि जब आदि औद्योगिकरण का अर्थ हुआ कि जब इंडस्ट्री नहीं आया था। अब औद्योगिकरण के कारण क्या है, चलिए समझ रहे टॉपिक। औद्योगिकरण के कारण यानी औद्योगिकरण के कारण, इंडस्ट्री कारण कौन कौन सा चेंजेस आया, कौन कौन सा बदलाव आया, कब, जब औद्योगिकरण आया तब। क्या समझा, क्या समझा टॉपिक में, टॉपिक समझ रहा है। औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, देखिए। तो ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड और हस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ डिसाइज फेयर ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। उत्पादित वस्तुओं का मांग क्या होने लगा, तत्कालिक ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना असंभव सा था। तो वह इंडस्ट्री के पहले, इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, पहले ये घटना है। एक तरफ बुनकारों मतलब काम करने वाले मजदूर के धागे का अभाव में काफी समय तक बेकार बैठे रहना पड़ता था, तो दूसरी तरफ सूत काटने वाला हमेशा ही व्यस्त रहता था। इंडस्ट्री का पहले बोल रहा है, इंडस्ट्री के पहले, जब कल कारखाना नहीं आया था तब। पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर छह सूत काटने वाले लोग द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था। मतलब वह काम धीमा था। काम क्या था, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री नहीं था, हाथ से काम होता था। तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, मतलब इंडस्ट्री की स्थापना की महसूस की जा रही थी, जिससे सूत का, कपड़ा के लिए बता रहा है, सूत का उत्पादन काफी बढ़ सके। इधर करो, हो गया ना रे। यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में आविष्कारों की जो एक श्रृंखला, जो एक सीरीज बनी, वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से अधिक संबंधित है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1750 के पहले, बाद में 17वीं शताब्दी 1750 के बाद में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों का आविष्कार ने उद्योग जगत में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया, एक ऐसी बांधा जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग क्या हो गया, प्रशस्त हुआ। औद्योगिकरण के आने से क्या हुआ, पहला तो इंडस्ट्री की क्रांति हुआ और दूसरा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ही क्यों हुआ, वस्तु उत्पादन होगा तो वस्तु उत्पादन से प्रॉफिट होगा। अरे प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास पत्तल बनाने वाला मशीन है, पत्तल बनाने वाला मशीन है,
तुहे अबरी हम मंगवा रहे हैं, हमने अबरी पत्तल बना लेना, पत्तल बनाने ला, गिलास बना लेना, तो सब काम कीजिएगा। जो गरीब आदमी रहेंगे जे पत्तल बनाइए, गरीब आदमी काम कीजिए। एकागो होना चाहिए मादीपुर में, नहीं ऐसी वाल रहे तो एकदम सीरियस ले लेता। देखिए बस अब हमसे बात कीजिए, जलन की भावना से देखते हैं आप, इससे बात करते हैं तो क्लास के दरमियान सिर्फ हमसे कनेक्टिविटी बढ़ाइए। यहाँ पर हुआ क्या, इंडस्ट्री के पश्चात यानी इंडस्ट्री के बाद, कल कारखाना फैक्ट्री के बाद यानी 1750 के बाद ब्रिटेन में प्रोडक्ट के उत्पादन में एकाएक इजाफा हुआ। इजाफा से काम चलेगा? प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रॉफिट की मांग ने बउआ उपनिवेशवाद को क्या कर दिया, जन्म दिया। कौन सा बात को जन्म दिया? उपनिवेशवाद। भारत देश पर भी अंग्रेजों ने शासन किया, किस उद्देश्य से? उपनिवेशवाद से। कौन सी बात से? प्रॉफिट के उद्देश्य से। कौन सा उद्देश्य? प्रॉफिट के उद्देश्य ना, लाभ के उद्देश्य से। अब होगा क्या उपनिवेशवाद में, यहाँ के जनता से ही काम करवाएगा, कच्चा मटेरियल यहाँ के आदमी से सस्ता मजदूर मिल जाएंगे, आराम से सस्ता कच्चा माल यहाँ पर मिल जाएगा, और वह जो मटेरियल मेन प्रोडक्ट बनेगा अपना देश से बनवाएगा, फिर इसी देश में बेचेगा महंगा करके, तो डबल फायदा वो मार रहा है ना। तो ये उपनिवेशवाद हो जाएगा, यानी किसी दूसरे देश पर जाकर के अपना शासन प्रभाव क्या करना, स्थापित करना, ये हो जाएगा। तो वह इंडस्ट्री की क्रांति के बाद ही वो उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। कौन सा बात का? उपनिवेशवाद का। चलिए, सन 1769 में बोल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पेनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई। परीक्षा में कई एक बार पूछा गया है। स्पेनिंग फ्रेम एक मशीन है बउआ, सूत काटने वाली, सूत बनाने वाली। क्या बनाने वाली? बताइए, मशीन का नाम क्या है? स्पेनिंग फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग, बोलिए, स्प्रे फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग। इसका निर्माण कब हुआ? 1769 ईस्वी में, 1769। वह कैसा अंतर था? मशीन था सूत काटने वाली, सूत बनाने वाली। क्या बनाने वाली? सूत काटने वाली, सूत काटने वाली। कि परीक्षा में पूछा गया है कि वह स्पेनिंग फ्रेम का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1789 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट। बोलिए, रिचर्ड आर्क। भूख लग गया है? रिचर्ड आर्क। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला पूछेगा स्पेनिंग फ्रेम का आविष्कार कब हुआ? यह कैसा मशीन हुआ? सूत काटने वाली। अगला क्वेश्चन, स्पेनिंग फ्रेम का निर्माण किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने। स्पेनिंग फ्रेम का निर्माण किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट। कब हुआ? कैसा मशीन है? चलिए अगला, नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती है। कौन शक्ति से? यानी जल के द्वारा चलता था। किसके द्वारा? फिर देखिए, सन 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स
हार्ग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया हुआ, स्पिनिंग जेनी। चलिए ये भी परीक्षा में पूछा गया है। अगला जो मशीन है इसी तरह है वो, लेकिन एडवांस थोड़ा होगा। स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग। इसका निर्माण कब हुआ? 1770 में। किसने किया था? जेम्स हार्ग्रीव्स, जेम्स हार्ग्रीव्स, जेम्स हार्ग्रीव्स, ब्रिज बोलेंगे, जेम्स हार्ग्रीव्स। परीक्षा में पूछेगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? किसने किया? जेम्स। अच्छा, कौन सा मशीन हुआ? स्पिनिंग जेनी। निर्माण कब हुआ? ये दोनों सवाल पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में आपका। पहले ऐसे करके स्पिनिंग फ्रेम का निर्माण कब हुआ? स्पिनिंग फ्रेम का निर्माण कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? कब किया? स्पिनिंग फ्रेम का निर्माण किसने किया? चलिए आगे देखिए। इसमें 16 तकिए एक पहिए के घुमाने से चलते थे, अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक समय में काटा जा सकता था। फिर वह 1773 में लंकाशायर के जॉन के वह फ्लाइंग शटल का निर्माण किया। चलिए अगला मशीन है वह फ्लाइंग शटल। कौन सा मशीन है? फ्लाइंग 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 फ्लाइंग। वो फिल्म निकला था फ्लाइंग जेट, देखे हैं? किनका? टाइगर श्रॉफ के। नहीं देखा है? जिसमें उड़ता है ना? हाँ, फ्लाइंग जेट था ना, देखा है? नहीं देखे हैं? तो देखे खाली खेसारी लाला और पवन सिंह। हाँ, उस सवाल उससे आया था परीक्षा में, फ्लाइंग जेट से। ऐसे बोलेंगे, मैट्रिक एग्जाम में नहीं आएगा, अलग क्वेश्चन बनता है। चलिए टाइगर श्रॉफ है, टाइगर श्रॉफ की नहीं चिंता है? तो कौन था? उसी को नहीं बोलते हैं जो कराटा है। वो कराटा सीखले सही मायने में, चाइना सीखा, यहाँ से नहीं, और सही में करता है ना? चलिए चलिए हाँ, चलिए वो फ्लाइंग जेट नहीं है, फ्लाइंग शटल है। क्या है? फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल। इसका निर्माण किया था जॉन के। नाम क्या है? जॉन के। जॉन बनेगा डॉन, ऐसे याद कीजिए। जॉन जब भी उड़ जाता है, मोटू पतलू देखा है ना, जब भी मारता है मोटू तो उड़ा देता है जॉन को, इसलिए हाँ, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार। ये तीनों परीक्षा में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट। कब हुआ? 1769 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में। किसने किया? जेम्स हार्ग्रीव्स ने। हार्ग्रीव्स ने, हार्ग्रीव्स है ना? हार्ग्रीव्स। चलिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन से। फ्लाइंग शटल का आविष्कार, इसकी जो आविष्कार हुआ 1773 में। कब हुआ? 1773 में। इसमें आविष्कार ही इसमें पढ़ेंगे, मशीन वाला ही। चलिए आगे देखिए। जिसके कारण जुलाई बड़ी तेजी से काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ी। 1779 में सैमुअल कंप्राट ने स्पिनिंग म्यूल बनाया।
इंपॉर्टेंट नहीं, हमको जो बता रहेगा वो बताएंगे अंग्रेजी। जिससे बारीकी सूत काटा जा सकता था 1785 में एडमंड कार्टराइट ने, वो एकदम इंपॉर्टेंट है, बांस से चलने वाली पावर लूम नामक करघा तैयार किया। चलिए, तो वो पावर लूम यानी बांस से चलने वाला पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्ट, बांस से चलने वाला, बांस से पानी के बाष्प से, बाष्प से चलने वाला, बाष्प से, बाष्प से, बाष्प नहीं चलता है, बाष्प चलता है, कैसे चलता है वहां बताए, थ्योरी से बताए, फिगर बना है, बाष्प से चलता है। किससे बनता है? चलता है बाष्प से। पहले ट्रेन किस चलता था? कोयला से। अब किस चलता है? लाइन से चलता है बकलोल। कहीं तेल दे रहा है बता ट्रेन में, बताइए, अगर बताइए तेल, अगर ट्रेन से तेल चलता तो बताइए भारत तो बिकल रहता। कि गैस को पूर्ति नहीं कर रहा, दुचकिया वाहन में पूर्ति नहीं कर रहा, तो ट्रेन वाला कैसे पूर्ति करता है? तो सब ये नहीं जानता है। अरे करंट से रहता है बकलोल, ऊपर में नहीं देखता करंट रहता है। मुख से चलता है। तो जब करंट नहीं था तो कोयला चलता। वो फिल्म देखा है ना सनी देओल, कौन फिल्म था? कौन फिल्म था? ऊर्जा काले कावाई ना गाना था। आज छोड़ा ना, हम देखने में किए तो कहा तो समझता नहीं यार। चलिए, बांस से चलने वाला मशीन था वह पावर लूम। मशीन का नाम क्या है? पावर लूम, पावर लूम। तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट। ऐसी मशीन ही के बारे में खाली पढ़ना है, यही परीक्षा में पूछेगा। फिर से बोलिए, स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार कब हुआ? 1769 में। किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? किसने किया? जेम्स हार्ग ब्रिज ने। जेम्स हार्ग ब्रिज ने। किसने किया? जेम्स हार्ग ब्रिज ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ? कब हुआ? बांस से चलने वाला पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्ट। कब किया? 1785 से। 1700। चलिए, तो परीक्षा में यही पूछेगा, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। कब हुआ? 1785 से। आगे, इसी समय बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बना दिया। कपड़ा छापने क्या बना दिया? यंत्र। थॉमस बेल ने बेलनाकार छपाई के आविष्कार ने सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई में एक नई क्रांति ला दिया। वह कौन? थॉमस बेल। बेलनाकार छपाई। चलिए आगे। इन आविष्कारों के फलस्वरूप 1820 ईस्वी तक ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में काफी वृद्धि हुआ। इस उद्योग में 1769 में जेम्स वाट के द्वारा वाष्प इंजन, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। किसने किया? जेम्स वाट। कब किया था? वो 1769 ईस्वी में। 1700। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? और कब हुआ? 1769 ईस्वी में। 1700।